नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी का पीजीटी कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर जो फीमेल कैटेगरी के लिए फर्स्ट शिफ्ट में 2021 में हुआ था। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं इसमें। वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर से एक आइडिया हो जाएगा जो लोग दिल्ली में एग्जाम देने वाले हैं पीजीटी का कि किन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दिल्ली के और भी क्वेश्चन पेपर्स हमारे चैनल पर पड़े हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पेपर हैं, उनको भी हम इसके बाद इस पे अपलोड करेंगे। दिल्ली के अलावा अन्य स्टेट्स की भी जो तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की जिसमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस काफी रेलिवेंट हैं और प्रैक्टिस के काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द रेशियो इन विच द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। वो कौन सा रेशियो है जिसमें पार्टनर शेयर करते हैं रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स और लॉसेस को? सही जवाब है ऑप्शन बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चला होता है उसी में शेयर करते हैं। सेकंड है, इफ अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स, इट इज द केस ऑफ। अगर एक कंपनी इशू करती है 50,000 शेयर और एप्लीकेशन आती है उसके पास 60,000 शेयर्स के लिए, तो ये इनमें से कौन सा केस है? सही जवाब है ऑप्शन ए, ओवर सब्सक्रिप्शन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज स्टोलन, व्हाट टाइप ऑफ लॉस विल इट बी कॉल्ड? कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजी, वो चोरी हो गई, तो ये लॉस किस टाइप का लॉस है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट, अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज। एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेगोशिएबल है यानी कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को, मेयर डिलीवरी के माध्यम से किसी को दे देंगे तो ये उसका हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म है, इसकी अवधि आमतौर पे 3 महीने तक की होती है। नेक्स्ट, मैन में कम मैन में गो बट द बिजनेस एंटरप्राइज कंटिन्यू। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, लेकिन ये बिजनेस एंटरप्राइज हमेशा चलता रहेगा। दिस इज बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गोइंग कंसर्न। व्यवसाय हमेशा चालू रहेगा। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज द डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कौन से सोर्सेज से क्रिएट किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी एंड नेगोशिएट इट। ए एक बिल ड्रॉ करता है, बी पे लिखता है और उसको नेगोशिएट करता है, यानी कि उसको आगे कहीं ट्रांसफर कर देता है, किसी थर्ड पार्टी को दे देता है। बी इज ए फिक्टिशियस पर्सन। बी एक फिक्टिशियस पर्सन है। द होल्डर में ट्रीट बिल एज। तो बिल का जो होल्डर होगा वो उसको किस तरह से ट्रीट कर सकता है? अब यहाँ पे सपोज करिए इसने सी को दे दिया था ये पेमेंट में, और जो बी है वो फिक्टिशियस पर्सन है, मतलब वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता है। ए ने किसी भी तरीके से इसको बनाया बिल को खाली अपना यूज करने के लिए। तो चूंकि बी कोई है ही नहीं, इसलिए जो सी है वो ए से ही इस पैसे को डिमांड करेगा, और ए इसमें एक प्रॉमिसरी नोट की तरह ये जो बना है बिल, उसको ट्रीट किया जाएगा सी के द्वारा। सी कहेगा ए से कि ये आपका प्रॉमिसरी नोट की तरह है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 100 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का प्रत्येक था, उन पे 2 रुपए का फर्स्ट कॉल दिया नहीं गया था। इन फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वाज येट टू बी मेड। और 2 रुपए अभी मंगाया ही नहीं गया है फाइनल कॉल का। व्हाट कैन बी द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट विच द शेयर्स कैन बी रीइशूड। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है जिस पे ये शेयर रीइशू हो सकते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 पर शेयर।
दरअसल जो शेयर फॉरफिट होते हैं उन पे जितना रुपया फॉरफिट किया है कंपनी ने, ज्यादा से ज्यादा उतना ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। 2 रुपए मंगाए नहीं गए थे और 2 रुपए दिए नहीं, कुल मिलाकर के 4 रुपए नहीं आए 10 में से, तो 6 रुपए ही आए थे आज तक। जो 6 रुपए आए थे वही फॉरफिटेड है और वही ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट, a statement of source and application of fund is a technical device designed to analyze the changes in financial condition of a business enterprise between two dates. This is known as, एक स्टेटमेंट के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट ऐसा है जिसमें सोर्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड जो होते हैं वो एनालाइज किए जाते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, the statement is prepared on the basis of working capital which includes item which cannot be easily converted into cash in short period. ये कह रहे हैं कि एक ऐसे स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे और उसमें आइटम इंक्लूड रहते हैं वो जिनको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, फंड फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स to the Companies Act 2013 computation of depreciation has been provided. इनमें से कौन से शेड्यूल में डेप्रिसिएशन के कंप्यूटेशन के बारे में जानकारी दी गई है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 2 सेकंड में, यानी कि शेड्यूल सेकंड में डेप्रिसिएशन के बारे में बताया गया है, उसके कंप्यूटेशन के बारे में। नेक्स्ट, which of the following factors is not taken into account for calculating exact amount of depreciation? इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसको डेप्रिसिएशन की एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करने में यूज नहीं किया जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट। एसेट का सेलिंग प्राइस जो है उसका डेप्रिसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एसेट की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और कॉस्ट ऑफ एसेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द डैश ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल आउटले। इसमें बात की जा रही है कि इनमें से नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें किसी प्रोजेक्ट के हम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की, फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं इनिशियल आउटले को जो शुरू में हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। दरअसल हम प्रोजेक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए इसे यूज करते हैं कि उस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में हमें टोटल कितना कैश फ्लो मिलेगा और आज हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे डिवाइड करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसका इंडेक्स क्या बन रहा है। नेक्स्ट, What does the term deficit means in reference with NPO? NPO के संदर्भ में जो डेफिसिट है इसका क्या मतलब है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। डेफिसिट जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो यानी कि जब लॉस होता है तो एनपीओ के केस में उसको डेफिसिट कहते हैं। नेक्स्ट, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज एसर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग अ। इसमें कहा गया है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में बिगिनिंग की कैपिटल, अगर किसी ईयर के बिगिनिंग की कैपिटल अगर हमें एसर्टेन करनी है, निकालनी है, तो क्या प्रिपेयर किया जाता है उसके लिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया जाता है, ओपनिंग कैपिटल के लिए ओपनिंग में बनाते हैं, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग का बनाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, Which of the following is not a function of SEBI? इनमें से कौन सा सेबी का एक फंक्शन नहीं है? तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इट कंडक्ट एज कमर्शियल बैंक्स। बाकी ऑप्शन 3 यहाँ पे दिए हैं, चेक करें इनमें से कौन सा सेबी का फंक्शन नहीं है। तो सही जवाब ऑप्शन ए ही है, ये कमर्शियल बैंक की तरह काम नहीं करता, ये इसका फंक्शन नहीं है, बाकी सभी सेबी के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, Which of the following is not the cause of depreciation? इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कारण नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है, बाकी तीनों डेप्रिसिएशन के कॉज हैं।
नेक्स्ट, दरअसल चूंकि 200 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन पेपर पूरा कराने के लिए बहुत ज्यादा डिटेल में किसी क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। डिटेल में क्वेश्चन के लिए हमारी एक सीरीज इसमें है जिसमें पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के जो प्रीवियस क्वेश्चंस उनको करा रहे हैं, तो वहां पे आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही उनको हम डिटेल में आंसर उसका डिस्कस करते हैं, आप वो देख सकते हैं। चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही उनके वीडियोस आएंगे उसमें हम 10 या 20 क्वेश्चन एक वीडियो में रहते हैं, उनको डिस्कस करते हैं रिलैक्स से। इसमें चूंकि ज्यादा करना है तो वो संभव नहीं होगा कि सबको पूरी तरह एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Assess the following situations and identify which relationship given below be called partnership। इसमें कहा गया है कि ये कुछ सिचुएशंस हैं और इनमें से आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप जिसको पार्टनरशिप कहा जा सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सम पर्सन्स एक्चुअली अग्रीड टू कंट्रीब्यूट 5000 एनुअली टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर ओल्ड एज होम। ये पार्टनरशिप का रिलेशन एक तरह से हो सकता है, हालांकि ये सेंटेंस के हिसाब से इसमें उतना अच्छा क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है या तो कुछ कंप्लीट नहीं है, लेकिन बोर्ड ने इसको ही इसका सही जवाब माना है। नेक्स्ट, विच इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर नहीं किया जाता है एनपीओ के द्वारा? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एनपीओ नहीं बनाते हैं, एनपीओ पी&एल अकाउंट की जगह बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी बैलेंस शीट और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी एनपीओ बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज टू बी ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसको ट्रीट किया जाएगा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस एक्ट के तहत? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट है, मिस्टर शुक्ला स्टार्टेड अ बिजनेस एंड डिड नॉट मेंटेन द फाइनेंशियल बुक्स अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम। मिस्टर शुक्ला ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ ₹13,000। उसने 13,000 रुपए की फ्रेश कैपिटल लगाई एंड विड्रू 10,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रू करे 10,000 रुपए 31 मार्च 2019 को। उसके एसेट और लाइबिलिटीज हैं जिसमें क्रेडिटर 90,000 के, डेटर 125 के, कैश 24,980 का। हिज प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर वुड बी। तो करंट ईयर के लिए उसका प्रॉफिट क्या होगा? ऐसे केस में हमें प्रॉफिट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती हैं। इस क्वेश्चन में गिवन केस में हमें उसकी फ्रेश कैपिटल यानी कि ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे दी है, हमें इसकी क्लोजिंग कैपिटल जाननी होगी। क्लोजिंग कैपिटल जानने का तरीका रहता है, उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाएगा क्लोजिंग का। और क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने का तरीका है कि उसमें जो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज वाले आइटम है वो लायबिलिटी साइड रहेंगे, एसेट वाले एसेट साइड। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि उसका यहाँ से चेक करेंगे, ये एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं। क्रेडिटर्स 90,000 एक लायबिलिटी है और डेटर्स एसेट है और कैश एसेट है। दोनों एसेट का टोटल कर देंगे। दोनों एसेट का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की अमाउंट जोड़ करके आ जाती है 1,50,580। अब इसमें से ये टोटल ऑफ एसेट हो गया, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो टोटल ऑफ एसेट ही टोटल ऑफ लायबिलिटीज भी रहता है, तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज भी यही होगा। इसलिए लायबिलिटी साइड में केवल अभी क्रेडिटर है, इसमें से 90,000 क्रेडिटर के लेस कर देंगे तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। तो इस केस में जो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी वो आ जाएगी 60,580। आप अपने अकॉर्डिंग भी इनकी कैलकुलेशंस कर लें और चेक कर लें। 60,580 ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें पता चल गई, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है। अब कोई एडजस्टमेंट होती है तो वो कर ली जाती है। जैसे क्वेश्चन में बताया गया है कि उन्होंने ड्रॉइंग किए हैं 13,000 रुपए, तो क्लोजिंग कैपिटल में से ये जो ड्रॉइंग उन्होंने 13,000 रुपए करे हैं इनको ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर ये इनको नहीं करते, ड्राइंग नहीं करते, पैसा नहीं निकालते तो ये कैपिटल थोड़ी ज्यादा मिलती है हमें। तो अब ये एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी। एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी, इसको टोटल जब हम करेंगे, ये मैंने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट लिख दी, दरअसल ड्राइंग की लिखनी है। ड्रॉ किए हैं उसने 10,000, तो 10,000 रुपीज जो है ये ड्रॉ किए हैं। इन 10,000 को जब हम इसमें क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे
तो कुल मिलाकर के एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास आ जाएगी 70,580। अब 70,580 क्लोजिंग की कैपिटल है, इसमें से अगर हम ओपनिंग की कैपिटल माइनस कर दें, और ओपनिंग की कैपिटल हमें दी है इसमें 13,000 तो 13,000 आपको इसमें से माइनस कर देने हैं और इससे हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो गिवन केस में जो प्रॉफिट आएगा कैलकुलेट होकर के वो आ जाएगा 57,580, यानी कि ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करने में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन ऑन डिफरेंट साइड्स, कैपिटल इज द, तो कैपिटल क्या होता है? तो गिवन केस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अभी हमने निकाला भी था कि एसेट और लायबिलिटी अलग अलग साइड लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, दोनों का जो बैलेंस है वो क्या आता है। अगर एसेट ज्यादा हो लायबिलिटी कम हो तो कैपिटल आता है, और अगर मान लो किसी केस में लायबिलिटी ज्यादा हो जाए और एसेट कम हो तो उसको डेफिशिएंसी बोला जाता है, डेफिशिएंसी कमी बोला जाता है। नेक्स्ट, ओपनिंग कैपिटल इज एसर्टेन्ड बाय प्रिपेयरिंग, ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं इनमें से क्या प्रिपेयर करके? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके ओपनिंग कैपिटल जान सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ जॉब एवैल्यूएशन, जॉब एवैल्यूएशन के एक मेथड की पहचान करनी है जिसमें इन्वॉल्व हो मेंटल रिक्वायरमेंट्स, स्किल, फिजिकल रिक्वायरमेंट एटसेट्रा एज क्रिटिकल फैक्टर्स। इनको क्रिटिकल फैक्टर माना जाता है जिस मेथड में, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड में इनको महत्वपूर्ण क्रिटिकल फैक्टर्स माना जाता है किसी जॉब का इवैल्यूएशन करने के लिए। नेक्स्ट, विच इन्वेंटरी सिस्टम फोकसेस ऑन द राइट मटेरियल ऑफ द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड इन द एग्जैक्ट अमाउंट। कौन सा इन्वेंटरी सिस्टम है जो फोकस करता है इन फैक्टर्स पे, इन चीजों पे? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, JIT एनालिसिस। इसको जस्ट इन टाइम भी कहा जाता है। दरअसल इसमें फोकस इस बात पे होता है कि जरूरत से ज्यादा सामान बिल्कुल भी ना रखा जाए, राइट मटेरियल होना चाहिए, राइट टाइम पे मिल जाना चाहिए, राइट प्लेस पे मिल जाना चाहिए, इसको JIT सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट, इनमें से कौन सा नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट है उसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 3N4, यानी कि ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये इंटेंजिबल तो हैं ही, साथ ही नॉन करंट भी हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सी पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, कैन रेज अनलिमिटेड कैपिटल। तो अनलिमिटेड संभव नहीं है क्योंकि पार्टनर्स की संख्या ही लिमिटेड होती है, तो इसलिए लिमिटेड कैपिटल ही रहती है इन कंपैरिजन टू कंपनी। बाकी तीनों पार्टनरशिप की फीचर्स हैं। नेक्स्ट, it is the type of accounting which analyze and classify the expenditure as well as the total cost of a particular product. Identify correct option. इसमें से कहा गया है कि ये टाइप है अकाउंटिंग के जिसमें एनालाइज करते हैं और क्लासिफाई करते हैं एक्सपेंडिचर को किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट के तौर पे। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें से कॉस्ट अकाउंटिंग की एक खासियत है कि इसमें केवल कॉस्ट यानी कि एक्सपेंडिचर पे ही फोकस रहता है। बाकी जितने भी टाइप होते हैं अकाउंट्स के, उनमें अकाउंट्स के इनकम एक्सपेंसेस सभी पे फोकस रहता है, कॉस्ट पे भी और इनकम पे भी। नेक्स्ट, स्टेट विच इज द एग्जांपल ऑफ क्लाउड सर्विसेज, इसमें से बताना है कौन सा इनमें से क्लाउड सर्विसेज का एग्जांपल है। तो गिवन ऑप्शंस में देखें कौन सा सही है। इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, 1 2 3, यानी कि ये तीनों ही क्लाउड सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द आइडियाज ऑफ स्मार्ट सिटी, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आइडिया नहीं है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स इन स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए।
बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये स्मार्ट सिटी के आइडियाज से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन बिटवीन टू पार्टीज, वन और बोथ ऑफ whom इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट। इसमें कहा गया है कि इसमें से एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिस्कशन और नेगोशिएशन होता है दो पार्टीज के बीच में, जिनमें से एक या दोनों ही पार्टी किसी संस्था के अंदर काम करने वाले हो सकते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट, which of the following statement is not true in respect of significance of financial analysis? इनमें से फाइनेंशियल एनालिसिस के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन प्राइस लेवल। तो ये जो सेंटेंस है ये फाइनेंशियल एनालिसिस के संदर्भ में ट्रू नहीं है, बाकी तीनों फाइनेंशियल एनालिसिस के संदर्भ में सही हैं। नेक्स्ट, अ कंपनी में वाइंड अप वॉलंटरीली अंडर, एक कंपनी वॉलंटरीली वाइंड अप हो सकती है कौन से सेक्शन के तहत? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 59 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। नेक्स्ट, व्हाट शेयर्स ऑफ प्रॉफिट वुड अ स्लीपिंग पार्टनर who has contributed 75% of total capital get in absence of deed with his partner? कोई स्लीपिंग पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, उसने 75% कैपिटल कंट्रीब्यूट की है और इसमें पूछा गया है कि पार्टनरशिप डीड है नहीं तो उसके एब्सेंस में प्रॉफिट कितना मिलेगा उसको। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:1, यानी कि इक्वली ही मिलेगा चाहे कैपिटल कितनी भी लगाई हो, क्योंकि उनका पार्टनरशिप डीड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज नॉट ऑफर्ड बाय जॉब कॉस्टिंग? इनमें से कौन सा बेनिफिट जॉब कॉस्टिंग में ऑफर नहीं किया जाता है यह बताना है। तो तीन स्टेटमेंट यहाँ पे हैं, एक स्टेटमेंट ये दिया है, आप चारों को पॉज करके आराम से पढ़ लें, देखें इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। जॉब कॉस्टिंग में ये ऑफर नहीं होता है, जॉब कॉस्टिंग में हर जॉब एक अलग होती है, उसकी कॉस्ट निकलती है, यानी कि हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग होता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड सही हैं। नेक्स्ट, a dash is a computer network of geographically dispersed and heterogeneous computational resources। इनमें से यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स है, फैला हुआ है, दूर दूर अलग अलग जगहों पे है, और हेट्रोजेनस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यानी कि कंप्यूटर रिसोर्सेज भी अलग अलग टाइप के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही जवाब है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, इसको कहा जाता है ग्रिड। Next, this management is concerned with the people at work and with their relationship within an enterprise. It is known as। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के किसी खास टाइप की बात हो रही है और उसके बारे में ये फीचर है उसकी कि वो कंसर्न होती है जो लोग काम पे हैं उनसे और उनके रिलेशनशिप पे से जो एंटरप्राइज के साथ उनका रिलेशनशिप है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट, गोपाल रन्स अ ग्रोसरी शॉप इन द लोकल मार्केट। गोपाल ग्रोसरी शॉप चलाता है लोकल मार्केट में। ही बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट से सामान खरीदता है। एंड सेल्स इट टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को बेचता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाई डूइंग सो ही अर्न सम प्रॉफिट, ऐसा करके वो कुछ प्रॉफिट कमाता है। विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही रन्स, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि क्लियर हो रहा है कि वो अकेला ही चलाता है बिजनेस को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर ए करंट एसेट? इनमें से करंट एसेट की पहचान का एक क्राइटेरिया कौन सा नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ये नहीं है यूजफुल, वो लॉन्ग टाइम होगी तब तो वो नॉन करंट एसेट बन जाएगी। बाकी तीनों करंट एसेट की पहचान के क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, स्टेट which one is not one of the outcome of training program held by organization for employees? ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते हैं, कौन सा इनका आउटकम नहीं है? आउटकम का मतलब होता है जैसे ही आप ट्रेनिंग लेके निकलते हैं तो क्या क्या आप लाते हैं साथ में।
मतलब क्या रिजल्ट निकला जब आप ट्रेनिंग करके आए उस दौरान। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है इंक्रीज इन वेजेज। ये आफ्टर हो सकता है, बाद में हो सकता है जब वो काम करने लगे, लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का आउटकम होता है, रिजल्ट निकलता है, जैसे ही आप ट्रेनिंग करते हैं तो पर्सनल ग्रोथ होता है, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऑब्सोलेसेंस प्रिवेंशन होता है, अप्रचलन का खतरा कम होता है क्योंकि आउटकम वो ट्रेंड हो जाते हैं फिर से। नेक्स्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम का गोल्ड स्टैंडर्ड भी एक फाउंडेशन था किसी समय, अब नहीं है। बिकॉज तो क्यों था, उसका कारण क्या था, ये पूछा है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, द करेंसी ऑफ द कंट्री वाज फ्रीली कन्वर्टिबल इनटू गोल्ड, क्योंकि गोल्ड में जो कंट्रीज थे वो अपनी करेंसी को फ्रीली कन्वर्ट कर लेते थे गोल्ड से, इसलिए ये उस समय एक फाउंडेशन था। नेक्स्ट, हु सेड द फंड वाज रियली ए बैंक एंड बैंक ए फंड, ये किस थिंकर ने कहा है कि फंड जो है वो वास्तव में एक बैंक है और बैंक ही एक फंड है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कीन्स ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ करंट एसेट एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। कंसीडर करने करंट एसेट के आइटम और उनको लिक्विडिटी के ऑर्डर में लगाना है, एडजस्ट करना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 2, 3, 4 है। यानी कि लिक्विडिटी का क्रम होता है कि ऐसी एसेट जो सबसे ज्यादा लिक्विड हो वो पहले, फिर उसके कम लिक्विड और फिर उसके बाद उससे कम लिक्विड। सबसे ज्यादा लिक्विड नेचुरली कैश ही होता है, फिर कैश एट बैंक होता है, उसको कैश में और जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके बाद बारी आती है डेटर्स की, आप डेटर से पैसा मांग सकते हो। फिर उसके बाद आती है क्लोजिंग स्टॉक की, आप स्टॉक बेच करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, इनमें से कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, तो 1, 2, 3 ये तीनों ही फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। इंडिया में इनके संदर्भ में जो गैप है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनमें ये व्यवस्था है कि किसी कंपनी को जब वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी तो इन तीनों को लागू करना होता है। अगर इनमें से किसी को वो लागू नहीं करते हैं किसी कारण से तो उसका लॉजिक देना पड़ेगा, ये इनका रेलिवेंस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल रिजर्व, इनमें से कैपिटल रिजर्व के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं होता है, डिविडेंड बांटने के लिए कैपिटल रिजर्व, इसलिए ये सही जवाब हो गया क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। बाकी तीनों ट्रू स्टेटमेंट है कैपिटल रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट फॉर एन आइडियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। गिवन ऑप्शंस जो दिए हैं उनमें से आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पावर इज सेंट्रलाइज्ड एट टॉप विदाउट एनी डेलीगेशन, पावर को टॉप पे सेंट्रलाइज कर दें और कोई डेलीगेशन भी ना हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसको नहीं कहा जा सकता है। बहुत छोटी संस्था में ये संभव है, बड़ी संस्था में तो ये संभव भी नहीं होगा। बाकी तीनों आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की फीचर्स हैं। नेक्स्ट, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ, कंटिजेंसी फंड इंडिया का प्लेस होता है किसके डिस्पोजल पे। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे इसका यूज होता है कंटिजेंसी फंड का। नेक्स्ट, स्टेट विच स्टेटमेंट इज एंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंट्री है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, आरबीआई इशूड सुटेबल गाइडलाइन टू बैंक टू डिटरमाइन सोर्सेज ऑफ एडिशनल फंड नीडेड टू फाइनेंस, ये जो स्टेटमेंट है वो अनट्रू है, और बाकी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये आरबीआई के गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग कॉमर्शियल बैंकिंग के लेंडिंग के संदर्भ में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट होने की वजह से बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एट प्रेजेंट वर्ल्ड बैंक हैज 10 मेंबर्स, प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के इनमें से कितने मेंबर्स हैं। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, 189,
और जो 189th मेंबर है वो है नॉर्वे। नॉर्वे एक छोटा सा देश है और ये 189th मेंबर बना वर्ल्ड बैंक का 2016 में, 2016 में, अप्रैल 2016 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करंट लायबिलिटीज, इनमें से कौन से करंट लायबिलिटीज है उनकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 ओनली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कॉल्स एंड एडवांस, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये तीनों ही करंट लायबिलिटीज हैं। क्योंकि यहाँ पे केवल ये पूछा है कि करंट लायबिलिटी कौन कौन से हैं, तो बाय नेचर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि जो प्रोविजन होता है टैक्सेशन का उसकी पेमेंट भी जल्दी नेचुरली विद इन 1 ईयर करनी होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो भी प्रोविजन करोगे टैक्सेशन का नेचुरली वो जल्दी ही पे भी करना है, तो ये करंट लायबिलिटी बाय नेचर होता है। वो अलग बात है कि बैलेंस शीट में हेडिंग में अलग अलग हो सकता है, लेकिन नेचर इसकी करंट लायबिलिटी की है, तो ये तीनों ही करंट लायबिलिटीज है। नेक्स्ट है डैश आर मैनेज्ड ऑन डे टू डे बेसिस थ्रू ऑफिशियल इंटरवेंशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में दिन प्रतिदिन के इंटरवेंशन के साथ, ऑफिशियल इंटरवेंशन के साथ डे टू डे बेसिस पे इनमें से कौन से रेट जो हैं वो मैनेज होते हैं, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, पैक्ड एक्सचेंज रेट। पैक्ड एक्सचेंज रेट यानी कि एक लिमिट में ही इनको वेरी होने देता है, जो ऑफिशियल इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, एक पर्टिकुलर रेट तय कर देते हैं कि इस पे रहेगा करेंसी का रेट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और थोड़ा बहुत अप डाउन इस रेंज में चलेगा, जैसे ही इस रेंज से ऊपर नीचे होता है तो सरकार इंटरवेन कर देती है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन लिस्ट विच इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स, इस लिस्ट में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है यह बताना है। तो जो जीएसटी है वो, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है ही, एक्साइज भी इनडायरेक्ट है। जो इनकम टैक्स है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। बाकी जीएसटी, एक्साइज, वेट ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल हैं, तो सी इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट, अ डैश इज नॉट लायबल टू टैक्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जिस पे टैक्स नहीं लगता है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट पे आमतौर पे टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि कैपिटल रिसीट कोई इनकम नहीं है, केवल यहाँ पे रिसीट की बात हो रही है। बाकी ये सब इनकम है, इन पे टैक्स लगता है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ए कंट्रीज पेमेंट टू फॉरेनर्स एंड इट्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेनर्स इज टर्म्ड एज, फॉरेनर्स को पेमेंट किसी देश से और फॉरेनर्स से रिसीव्ड, इसमें जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज कंडीशनल। कंडीशनल नहीं, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। बाकी तीनों सही फीचर हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर की फीचर नहीं है। तो सही जवाब है सी, दे आर डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ये सही नहीं है, पी एंड एल अकाउंट में केवल जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं उनसे तो एसेट क्रिएट हो जाती है और वो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो बाकी तीनों सही है, सी इसलिए सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये सही फीचर नहीं है। Next, SDRs were created by IMF. What is the full form of SDR? SDR IMF ने बनाए थे, इनकी फुल फॉर्म क्या है केवल ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इफ एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड एन एकोमोडेशन टू हिज एम्प्लॉय ऑन रेंट, दिस इज, इसमें कहा गया है इनकम टैक्स एक्ट के तहत बताना है आपको कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन देता है रेंट पे, वो भी किराए पे, तो ये क्या है यह बताना है, फिल करना है इस ब्लैंक को। तो सही जवाब है गिवन ऑप्शंस में से पहले चारों ऑप्शन देख लें कौन सा इनमें से सही है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यह नॉन टैक्सेबल है क्योंकि वो रेंट पे दिया जा रहा है। नेक्स्ट,
व्हेन अ कंपनी ट्राइज टू कवर अप इट्स बैड फाइनेंशियल पोजीशन इट इज नोन एज, जब कोई कंपनी अपनी बैड फाइनेंशियल पोजीशन को कवर अप करने की कोशिश करती है तो उसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विंडो ड्रेसिंग। उसको कवर अप करने की, छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसको डी, विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशंस द अमाउंट ऑफ कैपिटल a company is authorized to raise from public, this capital is known as। इसमें कहा गया है कि एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो वो अपने एमओए में कैपिटल क्लॉज जो होता है उसमें कैपिटल, जो ऑथराइज कैपिटल होती है उसके बारे में जानकारी देती है। इस कैपिटल को क्या कहते हैं, इनमें से यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसको ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, Which of the following is not the objective of risk management? इनमें से कौन सा रिस्क मैनेजमेंट का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, एड्रेसिंग सडन क्राइसिस। तो ऐसा नहीं है रिस्क मैनेजमेंट में, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क को मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट है, when two companies join and liquidate to give birth to a new company, the process is known as। जब दो कंपनी ज्वाइन करती हैं, वो लिक्विडेट हो जाती हैं और ज्वाइन करती हैं, एक नई कंपनी का जन्म होता है उनसे मिल करके, इसको क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अमलगमेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सब हेड्स इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी, इनमें से कौन से सब हेड में कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होगी, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंटेंजिबल एसेट। जो गुडविल है उसको इंटेंजिबल एसेट्स में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ था? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट, डैश इज calculated by dividing the net asset value of transferor company by price of 1 share of the transferee company। ट्रांसफरर कंपनी यानी कि अमलगमेशन की बात हो रही है, उसमें जो इसमें पूछा गया है कि कैलकुलेट किया जाएगा डिवाइड करके नेट एसेट वैल्यू, ट्रांसफरर कंपनी की जो भी नेट एसेट वैल्यू आएगी उसको ट्रांसफरी कंपनी के शेयर की वैल्यू से डिवाइड किया जाएगा, जो भी शेयर की वैल्यू होगी। तो ऐसा क्या इसमें से यूज करने के लिए किया जाता है, कौन सा ऑप्शन इनमें सही है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट देन वी फाइंड, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में हम मटेरियल कंज्यूम्ड को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इससे निकल जाएगा। नेक्स्ट, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के 4 यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, जिनमें से पहला बताया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट और तीसरा फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। रिमेनिंग फोर्थ कौन सा है यह बताना है। तो दो ऑप्शंस तो ये हैं और ये अगले 2 ऑप्शंस हैं। पॉज करके आराम से देख लें और देखें कौन सा सही जवाब है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, फाइनेंशियल सर्विसेज इसका चौथा, फोर्थ इसका फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है। नेक्स्ट, 69, अकॉर्डिंग टू डैश an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। तो ये डेफिनेशन है, बताना है ये किसके द्वारा दी गई है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अ प्रपोज्ड फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम, एक फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम के बारे में बात हो रही है, इन विच फ्रीक्वेंट एंड ऑटोमेटिक स्मॉल एडजस्टमेंट in the par value of currency is allowed to occur within a band of rates is known as। जहां पे फ्रीक्वेंट बेसिस पे ऑटोमेटिक स्मॉल एडजस्टमेंट्स जो पार वैल्यू में होते हैं करेंसी के में वो अलाउड होते हैं, बट विद इन ए बेंड ऑफ रेट्स, यानी कि रेट का बेंड होता है उसके बीच में अलाउड होते हैं, उससे कम या ज्यादा होते हैं तो उस पर इंटरवेंशन किया जाता है सिस्टम के द्वारा। तो गिवन ऑप्शंस पे जो सही जवाब है इसमें वो है ऑप्शन सी, क्रॉलिंग
पैग। नेक्स्ट, इन डैश न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा सिस्टम है, कौन सा मार्केट है जिसमें न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट, अ डैश रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कौन सी सिचुएशन है जिसमें लॉस की पॉसिबिलिटी बनी रहती है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रिस्क। नेक्स्ट, which of the following is the market where short term and long term securities are traded? कौन सा मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, वो ट्रेड होती हैं? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज मार्केट। गिल्ट एज सिक्योरिटीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही कहा जाता है, और जो गिल्ट वर्ड है ये ब्रिटेन में यूज हुआ था सबसे पहले, वहीं से यूज किया जाता है। ब्रिटेन में बॉन्ड जारी किए गए थे जो गिल्ट एज्ड होते थे, तो उनको गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी या बॉन्ड कहा गया वहीं से। अब ज्यादातर कंट्रीज में जो गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड होते हैं उनको गिल्ट एज्ड बोल दिया जाता है। नेक्स्ट, द शेयर्स विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। शेयर जो इशू होते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट आर कॉल्ड, बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोनस शेयर। बोनस शेयर जो रिजर्व अवेलेबल होते हैं, कंपनी उन्हीं में से शेयर बांट देती है और शेयर होल्डर से कोई खर्चा नहीं होता, उनसे कोई पैसा नहीं लेती है। नेक्स्ट, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई फ्रॉम द फॉलोइंग। आरबीआई के द्वारा इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं किया जाता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल आरबीआई नहीं करता है, इस पे सेबी इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सेबी एक्ट। सेबी के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, दो अगले पेज पे हैं, उनको पॉज करके आराम से चेक करें और देखें कौन सा इसके बारे में ट्रू नहीं है, वो पहचानना है। ये अगले दो स्टेटमेंट हैं, आराम से देखें। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इट इस्टेब्लिशेस ए नेशन वाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी फॉर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज। ये इसके संदर्भ में सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट, द कंपनी बी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ कंपनी ए। बी कंपनी ए कंपनी के बिजनेस को लेती है। द वैल्यू एग्रीड फॉर वेरियस एसेट्स, वेरियस एसेट के लिए ये वैल्यू एग्री होती है। गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, स्टॉक 10,000, डेटर 8,000। बी कंपनी डज नॉट टेक कैश। बी कंपनी कैश लेती नहीं है, बट अग्रीज टू अज्यूम लायबिलिटी, लेकिन लायबिलिटी लेने के लिए सहमत हो जाती है, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है 6,000 के। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन कभी भी जब निकालते हैं तो हमेशा जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसी के बेस पे यूज होता है, कौन सा मेथड यूज होगा परचेज कंसिडरेशन का। तो यहाँ पे हमें एसेट की वैल्यू दी है, लायबिलिटीज की वैल्यू दी है, तो जो नेट वर्थ मेथड है वो यूज हो जाएगा। एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दी जाएंगी, और इसलिए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, हमें सारी एसेट ऐड कर देनी है। गुडविल प्लस लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स, और उसमें से माइनस कर देना है 6,000 क्रेडिटर्स। तो ये फाइनली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी 80,000 इसका आंसर आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट, सिलेक्ट वन एग्जांपल ऑफ रिस्क व्हिच इज प्योर एंड स्टैटिक फ्रॉम द एग्जांपल्स गिवन बिलो। रिस्क का एक एग्जांपल जो प्योर रिस्क और स्टैटिक रिस्क को उनकी इसमें से पहचान करनी है कौन सा है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। तो इसमें से ये इसको प्योर रिस्क या स्टैटिक रिस्क दोनों ही कह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि देखिए, रॉबरी का मतलब ही है कि प्योर लॉस ही लॉस होगा, बेनिफिट तो हो ही नहीं सकता है, तो रॉबरी से हमेशा लॉस ही होगा, तो प्योर रिस्क है ये। और दूसरा है स्टैटिक है, ये स्टैटिक का मतलब है कि रॉबरी चाहे अब हो चाहे कभी और हो चाहे कभी और हो, इसमें ऐसा भी नहीं समय के साथ इसमें कोई अंतर आ जाएगा, ये हमेशा लॉस ही बना रहेगा, तो इसलिए इसको प्योर और स्टैटिक रिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट, बाकी ये हैं, ये ऐसे रिस्क हैं जो कभी प्रॉफिट दे सकते हैं कभी लॉस दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन दैट रिप्लेस्ड गेट
विद ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द मल्टीलेटरल ट्रेड। नई ऑर्गेनाइजेशन जो गेट को रिप्लेस करके बनी, बस उसका नाम बताना है आपको कौन सी है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, which of the following item of a non financial company will be classified under revenue from operation। एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी की बात हो रही है, उसके ये निम्न कुछ आइटम्स हैं। कौन से आइटम ऐसे हैं जिनको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कंसीडर किया जाएगा, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, 1 and 4 ओनली। एक तो सेल्स और एक रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ये दोनों ही ऑपरेटिंग के आइटम हैं। बाकी इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो ये जो आइटम होगा नॉन फाइनेंशियल संस्था के लिए ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है, और डिविडेंड की इनकम ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि इनकम है। नेक्स्ट, ए या एन डैश इज ए स्टैब्लिशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसमें कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के संदर्भ में बात हो रही है। मेन पर्पस एक कोलेटरल का क्या हो सकता है, मतलब सेल ऑफ गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका मेन पर्पस तो गुड्स को ही डिलीवर करना होता है बदले में पैसे के। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का वो यही होता है कि हम गुड्स देंगे, आप पैसा दोगे। अब ये तो मेन पर्पस हो गया। इसके अलावा कोलेटरल स्टैपुलेशन की बात हो रही है कि सेकेंडरी चीज भी कुछ होता है उसमें अगर, तो उसको क्या कहते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है इसमें ऑप्शन बी, वारंटी। वारंटी की सिचुएशन होती है कोलेटरल, यानी कि सेकेंडरी है। वो प्राइमरी काम तो है कि सामान जो बेचना है, पैसा लेना है बदले में, और वारंटी अगर है तो वो एक कोलेटरल के तौर पे होता है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट रिजल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द केस गिवन हियर। ए इनवाइट्स बी टू डिनर। यहाँ पे बताना है करेक्ट रिजल्ट इनमें से कौन सा होगा। इस केस में ए इनवाइट करता है बी को डिनर के लिए, बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन, बी इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, बट ही फेल्स टू टर्न अप, लेकिन वो आ नहीं पाता है। मतलब उसने इन्विटेशन एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन नहीं आ पाया। तो अब इनमें से क्या हो सकता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसकी पहचान करनी है, और इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए कैन नॉट सू बी। ए बी पे कोई केस नहीं कर सकता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स्ड बाय लॉ नहीं है। ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लॉ इसको एनफोर्स नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। इनमें से कौन सा प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लानिंग इज द लास्ट फंक्शन अमंग द मैनेजियल फंक्शन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आमतौर पर प्लानिंग को फर्स्ट फंक्शन ही माना जाता है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, विच एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर बिजनेस एथिक्स। इनमें से कौन सा एक्ट ऐसा है जो बिजनेस एथिक्स के अंडर नहीं आता है। तो ये चार ऑप्शन है, चारों को देखें कौन सा एथिक्स में नहीं आता है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, ए परचेज गुड्स फ्रॉम ए स्टोर बट डज नॉट टेक द बिल फ्रॉम शॉपकीपर टू सेव द टैक्स। यानी कि ए परचेज करता है गुड्स किसी स्टोर से लेकिन वो बिल नहीं लेता है ताकि टैक्स बच जाए, तो इसको अनएथिकली माना जाएगा, इसको एथिकल नहीं कहा जा सकता है। बाकी तीनों जो चीज है ये एथिकल है। नेक्स्ट, which of the following technique of measuring performance is not used by the modern management। मॉडर्न मैनेजमेंट के द्वारा इनमें से कौन सी टेक्निक परफॉर्मेंस मेजर के लिए यूज नहीं होती है। मॉडर्न मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ये ट्रेडिशनल टेक्निक है, बाकी ये मॉडर्न टेक्निक्स है। नेक्स्ट, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनरिचमेंट आर सम ऑफ द इंपोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट ऑफ। ये किसके बेसिक कंसेप्ट है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, स्टाफिंग के संदर्भ में जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एनरिचमेंट स्टाफिंग या एचआर ह्यूमन रिसोर्स के काम है। नेक्स्ट, द रिबेट ऑन ए बिल शोज दैट। एक बिल पे जो रिबेट है वो क्या शो करती है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन ए, इट हैज बीन पेड बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दरअसल रिबेट टर्म यूज की जाती है जब बिल की मैच्योरिटी डेट से पहले ही जो ड्रॉई होता है वो ड्रॉअर को पैसे देने का ऑफर करता है कि मैं बिल का समय समाप्त होने से पहले ही पैसा देना चाहता हूं। तो ऐसे केस में अगर कोई छूट मिलती है तो उसको रिबेट कहा जाता है। नेक्स्ट, हु डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट
एज एवरी अग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ये डेफिनेशन किसकी है यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक पोलक की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट, डैश में बी डिफाइंड एज एनी रिटन कम्युनिकेशन विच पासिस थ्रू द मैसेंजर, कुरियर और द पोस्ट ऑफिस। इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके संदर्भ में सही बैठता है कि ये एक रिटन कम्युनिकेशन है जिसको मैसेंजर, कुरियर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम भेज सकते हैं, पहुंचा सकते हैं किसी के पास। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको मेल कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट एनेबल्स मैनेजर टू गेट थिंग्स डन थ्रू पर्सन्स बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। इनमें से कौन सा टर्म है जो मैनेजरियल फंक्शन के बारे में है और वो एनेबल करता है मैनेजर को कि वो लोगों से काम कराए इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के माध्यम से मैनेजर डायरेक्ट करता है और लोगों से काम कराता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इनमें से कौन सा डिमिनिशिंग बैलेंस ऑफ मेथड डेप्रिसिएशन का होता है उसकी फीचर नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में देखें, 3 फीचर यहाँ दी हैं, एक फीचर यहाँ पे दी है, चारों को पॉज करके आराम से पढ़ें, देख ले कौन सा सही है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये सही नहीं है। जब डिमिनिशिंग बैलेंस यूज होता है तो जो घटती हुई कीमत होती है बुक वैल्यू ही बैलेंस शीट में दिखती है। नेक्स्ट, a contract in which only one party has still to fulfill his obligation। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी को अभी भी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, while the other party has already fulfilled his own at time of formation of contract itself। जबकि दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होते ही अपनी पार्ट की जो ड्यूटी थी वो पूरा कर दिया था। इसको क्या कहते हैं? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अब वो एक तरफा ही उसको पूरा करना है, फुलफिल करना है। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ। डायरेक्टिंग इनमें से किसका फंक्शन नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन, इसमें पूछा था किसका फंक्शन नहीं है, तो दरअसल ये जो लेवल दिए हैं सभी का फंक्शन होता है, इसलिए क्वेश्चन को सही नहीं मानते हुए बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया था, हटा दिया था आंसर पीछे। नेक्स्ट, कंप्यूट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर ए बैंकिंग कंपनी। एक बैंकिंग कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंटरेस्ट अर्न है 6,20,000, इंटरेस्ट अर्न किया 6,20,000 रुपए। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव हुआ 62,000। तो ये रेवेन्यू इनकम है एक बैंकिंग कंपनी के लिए, इंटरेस्ट अर्न करना और डिविडेंड रिसीव करना, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का काम ही होता है फंड्स का लेन देन करना। तो ये उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ये काम करने, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की रिसीट्स है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग सेल करना बैंक का काम नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, बुक वैल्यू है 32,000, तो ये बैंक की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और इसमें देखा जाएगा क्या प्रॉफिट या लॉस है। इन्वेस्टमेंट बेचे 50,000 के, बुक वैल्यू 32,000 है, तो 18,000 का इसमें बेनिफिट हुआ, तो 18,000 जो इसकी अमाउंट आएगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ये ऑपरेटिंग का उनका इनकम हो गया। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, 10,000 का इनकम टैक्स रिफंड कर दिया, तो ये भी बैंक की ऑपरेशंस की इनकम नहीं है। तो इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो उसके ऑपरेटिंग की रेवेन्यू आ जाएगी। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब आ जाएगा, इनको तीनों को टोटल कर लें, ये आ जाएगा 7 लाख रुपीज, और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी 7 लाख तो सी में है, बी में ये 710 है, तो सी सही जवाब होगा, ऑप्शन सी 7 लाख रुपीज। नेक्स्ट, इन ऑफिस हैविंग ए लार्ज रूम वेयर ऑल डिपार्टमेंट्स मेन एंड इक्विपमेंट आर हाउस्ड। एक ऑफिस है जो कि बड़ा रूम है, उसमें सभी डिपार्टमेंट के व्यक्ति और इक्विपमेंट एक जगह पे हैं, अंडर ए सिंगल रूफ विदाउट पार्टीशन, कोई पार्टीशन नहीं है,
इस टाइप के ऑफिस को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ओपन ऑफिस। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ लॉज एंड गाइडलाइंस बाय विच बिजनेस प्रोफेशनल्स एंड कॉर्पोरेशन ऑपरेट इन ए फेयर, लीगल एंड मॉरल फैशन इज। सिस्टम, लॉज और गाइडलाइंस का जिसके माध्यम से बिजनेस प्रोफेशनल्स या कॉर्पोरेशंस फेयर, लीगल और मॉरल फैशन में काम करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, बिजनेस एथिक्स। वर्क एथिक्स डू नॉट इंक्लूड, वर्क एथिक्स में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, एडवेंचरिज्म। ये एथिक्स का पार्ट नहीं है, बाकी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन, कॉपरेशन ये वर्क एथिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा ऑफिस मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सोशल वर्क। ये ऑफिस मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, बाकी तीनों ऑफिस मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है, विच क्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज हार्मफुल, इनमें से कौन सी क्वालिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में संदर्भ ये हार्मफुल है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन बी, एरोगेंट। एरोगेंट नहीं होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, बाकी तीनों इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बेटर है, जबकि एरोगेंस अगर होगा तो ये हार्मफुल है, इसलिए बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट, विच क्वालिटी डज नॉट अप्लाई टू ए गुड ऑफिस मैनेजर, एक अच्छे ऑफिस मैनेजर में इनमें से कौन सी क्वालिटी अप्लाई नहीं होती है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बाकी वर्सेटाइल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन एज ट्रेड रिसीवेबल अंडर करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सन्ड्री डेटर्स को बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दिखाया जाता है। नेक्स्ट, कंसीडरिंग द ह्यूज रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय इंपोर्टर्स, इंपोर्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा अगर पेमेंट ना हो तो ये बड़ा रिस्क हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में। देन एक्सपोर्टर्स नीड डैश टू मिनिमाइज द रिस्क, इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक्सपोर्टर्स को रिक्वायरमेंट होती है इनमें से किस चीज की? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन डी, लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट, द एक्यूमुलेटेड लॉस इन केस ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप के केस में एक्यूमुलेटेड लॉस क्या होगा? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉसेज विच आर नॉट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमेशा वो होते हैं जो प्रॉफिट में हो तो जाते हैं P&L अकाउंट में, लेकिन उनको पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाता। अगर लॉस है तो प्रॉफिट है तो उनको बांटा नहीं गया है, तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज SWOT स्टैंड्स फॉर, SWOT इसकी फुल फॉर्म बतानी है इसमें, तो क्या है इनमें से यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ए प्रोविजन इज, इनमें से प्रोविजन क्या है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अनपेड सेलर, अनपेड सेलर के संदर्भ में कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है बताना है यह। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, चेक रिसीव्ड एज प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड इट हैज बीन क्लियर्ड। सामान बेचा, चेक मिल गया और वो चेक क्लियर हो गया तो पेमेंट भी हो गई, तो वो अब अनपेड सेलर नहीं रहा। अनपेड सेलर होता है जहां पे पूरी पेमेंट ना हुई हो या कुछ पेमेंट रुकी हुई हो, बाकी तीनों केस ऐसे हैं इनमें अनपेड सेलर बन सकता है। नेक्स्ट, द फंडामेंटल पर्पस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डैश, इनमें से क्या है जिसमें किसी संस्था का फंडामेंटल पर्पस, उसके एग्जिस्टेंस का ये डिस्क्राइब होता है, रहता है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, एक संस्था के मिशन में हमें उसका पर्पस दिखाई देता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द कैश हेल्ड फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड नीड ऑफ कैश साइकिल, कैश साइकिल की अनएक्सपेक्टेड नीड को मीट करने के लिए, यानी कि अचानक कोई अनएक्सपेक्टेड नीड आ जाए उसके लिए अगर हम कैश रखते हैं तो उसके पीछे क्या मोटिव होता है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रीकॉशनरी मेटिव। प्रीकॉशनरी मेटिव यानी कि प्रीकॉशन लेके चलते हैं कि अचानक कोई कंटिजेंसी आ जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड। Which of the following statements is not true in regard to the reason behind the necessity of international trade for all the countries? क्वेश्चन में पूछा है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में कौन सा ट्रू नहीं है
इंटरनेशनल ट्रेड के रीजन के रूप में। कौन सा रीजन नहीं है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ट्रेड इज चीपर देन इंटरनल ट्रेड। तो ये रीजन नहीं है, बाकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं ये रीजन है इंटरनेशनल ट्रेड के। नेक्स्ट, विच इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। इनमें से कौन सा प्राइमरी कैपिटल मार्केट का बेसिक फीचर नहीं है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर्स। तो जो कैपिटल मार्केट है वो प्राइमरी मार्केट जो होता है वो लिक्विडिटी क्रिएट नहीं करता, सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। बाकी तीनों जो है ये प्राइमरी कैपिटल मार्केट के बारे में सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, Herzberg identified a factor which exists within the job and provide job satisfaction at the time of performing the job. Which is this factor among the alternatives given? क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्जबर्ग ने आइडेंटिफाई किया एक फैक्टर जो विद इन द जॉब होता है, यानी कि जब काम करते हैं तो उसके अंदर ही होता है, एंड प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, और उससे जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है, काम करने में संतुष्टि होती है, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, जब जॉब को किया जाता है, काम को किया जाता है। व्हाट इज दिस फैक्टर अमंग द अल्टरनेटिव्स गिवन? इनमें से वो कौन सा फैक्टर्स है? हर्जबर्ग की हाइजीन थ्योरी है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स की बात हो रही है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है, सही जवाब है ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक फैक्टर। इनको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं क्योंकि विद इन द जॉब ही ये मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट, the basic role of marketing is to have the right products or services in the right quantity at the dash। इसमें कहा गया है जो बेसिक रोल है मार्केटिंग का वो है कि राइट प्रोडक्ट्स या राइट सर्विस राइट क्वालिटी के साथ और पूरा करना है इसको कंप्लीट। कौन सा इसको सेंटेंस को पूरा करता है, कौन सा ऑप्शन? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। यानी कि मार्केटिंग का रोल यही होता है कि राइट प्रोडक्ट हो, राइट क्वांटिटी हो, राइट टाइम पे हो और राइट प्लेस पे पहुंच जाए। नेक्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इनमें से किसके एग्जांपल हैं यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्री के ही दोनों पार्ट हैं, उसके एलिमेंट हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। इनमें से कौन सा मेजर एलिमेंट नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का? गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, असाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। अब चूंकि क्वेश्चंस की संख्या काफी ज्यादा है, एक ही वीडियो में हम कवर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जरूर करा रहे हैं। आप पॉज करके अपने आंसर मैच कर सकते हैं, बाद में आप पॉज कर ले बेशक से, तब देख लें। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस का स्टेप नहीं है, बाकी तीनों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के स्टेप्स हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एनवायरमेंटल सबसे पहले स्कैनिंग की जाती है, अलग अलग सीक्वेंस भी हो सकता, मतलब सीक्वेंस तो एक ही होता है, अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग की जाती है, पहचान की जाती है, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जाती है अकॉर्डिंगली, उसके बाद स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट की जाती है, उसके बाद स्ट्रेटेजी इवैल्यूएट की जाती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो सही नहीं है उसको बताना है, बाकी तीन सही हैं। तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, अगला स्टेटमेंट अगले पेज पे है, यहाँ पे आप पढ़ लें और अब देखें कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ए पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक नया पार्टनर एडमिट तभी हो सकता है जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट हो, सभी की सहमति हो। तो ये रॉन्ग था, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, अ कंट्री हैज अ डैश इन प्रोड्यूसिंग अ गुड if the opportunity cost of producing a good is lower at home than in the other country। इसमें पूछा है एक कंट्री के पास सिचुएशन होती है ये, जब वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड इज लोअर
एट होम देन अदर कंट्री। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी प्रोडक्ट को अपने कंट्री में वो प्रोड्यूस करते हैं तो लोअर है अपने यहाँ देन इन द अदर कंट्री, दूसरे कंट्री में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की और उसी प्रोडक्ट की हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम है, तो कौन सी सिचुएशन होती है बस ये बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सही जवाब है ऑप्शन है, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि पॉर एडवांटेज नहीं है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, तुलनात्मक बेनिफिट है। नेक्स्ट, विच वन इज राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, एक अनपेड सेलर का इनमें से कौन सा राइट है? राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स, राइट ऑफ रीसेल। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1 2 3, तीनों ही राइट उसके पास होते हैं अनपेड सेलर के, क्योंकि उसकी पेमेंट पूरी नहीं मिली है। राइट ऑफ लियन वो सामान अपने पास रख सकता है, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स वो गुड्स को स्टॉप कर सकता है जाने से, राइट ऑफ रीसेल वो उनको रीसेल भी कर सकता है। नेक्स्ट, which of the following items should be included in current liabilities while calculating current ratio, जब current ratio कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूड किया जाएगा करंट लायबिलिटीज में? गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, हेक्सचर-ओहलन मॉडल इज प्रिंसिपली फोकस्ड ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कौन से एस्पेक्ट पे, कौन से पहलू में हेक्सचर-ओहलन मॉडल फोकस होता है, फोकस करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण मॉडल है हेक्सचर-ओहलन मॉडल। नेक्स्ट, कैश साइकिल मींस, कैश साइकिल का इनमें से क्या मतलब है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए द टाइम टेकन बिटवीन कैश डिसबर्समेंट इन कैश कलेक्शन, कैश डिसबर्समेंट और कैश कलेक्शन के बीच में जो समय लगता है वो कैश साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर शोन, सब्सक्रिप्शन एडवांस में जो रिसीव हुए हैं किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को, तो उनका क्या ट्रीटमेंट है इनमें से यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर एडवांस में हमें कुछ मिल जाता है तो जब तक उसका टाइम नहीं आ जाता है मैच्योरिटी का, उसका एक्चुअल पेमेंट जब होना था वो समय नहीं आ जाता है, हमारे पास एडवांस में कोई चीज आ गई है तो वो लायबिलिटी बनी रहती है तब तक। नेक्स्ट, दिस एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट कवर्स नॉट ओनली लैंड, वाटर, एयर, नॉइज पॉल्यूशन बट ऑल्सो द यूज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेज लाइक केमिकल्स एटसेट्रा। इसमें पूछा गया है कि इनमें से इस कौन सा एक्ट ऐसा है जो ना केवल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में कवर करता है लैंड को, वाटर को, एयर को, नॉइज पॉल्यूशन को, बल्कि हैजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं जैसे केमिकल, जो खतरनाक रसायन होते हैं वो उनके बारे में भी कवर करता है, उनके बारे में भी बताता है कि उनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के संदर्भ में स्पेसिफिक और काफी महत्वपूर्ण एक्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट, which form of business organization has the following characteristics, यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान करनी है जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स रीड करें। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है बिजनेस इज कैरीड बाय द मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के मेंबर्स के द्वारा बिजनेस चलाया जाता है। नेक्स्ट है एल्डेस्ट पर्सन कैरीज द बिजनेस फॉर ऑल, एल्डेस्ट बिजनेस, एल्डेस्ट पर्सन जो होता है, सबसे बड़ा पर्सन होता है परिवार का, वो कैरी करता है बिजनेस को सभी के लिए। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ बिजनेस इज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और बिजनेस की जो मेंबरशिप है वो जन्म के आधार पे होती है। इनमें से ये कौन सा बिजनेस है बस इसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इनमें से कौन सा एक मेजर नहीं है, एक उपाय नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा अपनाया गया ग्लोबलाइजेशन के उद्देश्य से? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा ग्लोबलाइजेशन के लिए, बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो वेलकम किया जाता है ग्लोबलाइजेशन में। बाकी तीनों ग्लोबलाइजेशन के मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, इनमें से कौन सा एक करंट एसेट नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है
सही जवाब है ऑप्शन ए ऑफिस फर्नीचर, ये फिक्स्ड एसेट होता है, बाकी तीनों ही करंट एसेट है। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बताना है प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हैज अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय। तो इसमें मिनिमम तो 2 होता है प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की जो संख्या है वो 200 है। और बाकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है प्राइवेट कंपनी के बारे में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से कौन सा एग्जांपल है ऑक्सिलरी टू ट्रेड का? ऑप्शंस है ये, मतलब जो एग्जांपल पहले दिए हैं, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंटरमीडिएट। अब ये जो कोर्स दिए इनमें से पहचान करना है कौन सा सही बैठता है इस पे। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1 2 3 4, तीनों ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी कि व्यापार की सहायक क्रिया है, व्यापार को सहायता पहुंचाती है, इसलिए इनको सहायक क्रिया या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहा जाता है। नेक्स्ट, in order to check the onslaught on consumers by sellers, कंज्यूमर्स का जो onslaught होता है on consumers by sellers, sellers के द्वारा कंज्यूमर्स का जो दोहन किया जाता है उसको चेक करने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट डैश वाज एनेक्टेड। स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट इनमें से कौन सा इनेक्ट किया गया है, इसके लिए बनाया गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है 1956। 1956 एक्ट पहले बनाया गया था, हालांकि बाद में ये रिप्लेस हो चुका है अब, और अब इसकी जगह बन चुका है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट 1976। तो चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए वही इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, फार्मर्स ग्रोइंग राइस फॉर हिज ओन कंजम्पशन। अपने स्वयं के उपभोग के लिए राइस अगर उगा रहे हैं फार्मर, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अगर वो उनको बेचने के लिए उगाते तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता। बाकी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जिनको कोई व्यक्ति इसलिए करता है ताकि उसको आजीविका अपनी चलाने के लिए पैसा मिल जाए। नेक्स्ट, ऑल दोज एक्टिविटीज which are concerned with the extraction and production of natural resources, वो सभी एक्टिविटी जो संबंधित होती हैं एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण या प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से, एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और प्लांट होते हैं उनके रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कम अंडर वो किसके तहत आती है? तो ये ऑप्शंस है, गिवन ऑप्शंस में देखें कौन सा इसका सही जवाब है। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, प्राइमरी इंडस्ट्री के तहत ये आते हैं। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक दोनों ही प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, विच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी regulates the money and credit supply of commercial banking and control foreign exchange operations। कौन सी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है, नियमन करती है मनी का और क्रेडिट सप्लाई का, कॉमर्शियल बैंक्स और फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस का? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, और यही इन सबको रेगुलेट करता है, इनकी रेगुलेटरी बॉडी है। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन एसेट इज डिफाइंड एज। रिटर्न ऑन एसेट का इनमें से कौन सा फॉर्मूला है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट। इससे रिटर्न ऑन एसेट पता चलता है हमें कि जो हमारी टोटल एसेट का एवरेज है उस पे क्या इनकम हमें रिटर्न के रूप में मिल रही है। नेक्स्ट इज, व्हाट वाज कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड इन द रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में इनमें से किसको ब्लैक गोल्ड की संज्ञा दी गई थी, काला सोना कहा जाता था? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्लैक पेपर, और इंडिया से ये काफी इनको एक्सपोर्ट उस समय होता था। नेक्स्ट, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट MRTP एक्ट 1969 इज डिफाइंड एज। MRTP एक्ट को डिफाइन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, इसको पहचान करना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इट इज द एक्ट। यह एक एक्ट है टू स्टॉप एनी ट्रेड प्रैक्टिस दैट मे हैव द इफेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस को स्टॉप करने का
जिसका इफेक्ट हो प्रिवेंटिंग या डिस्टॉर्टिंग या रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन, जो कंपटीशन को प्रिवेंट करता हो, डिस्टॉर्ट करता हो या उसको रिस्ट्रिक्ट करता हो, और विच कॉजेज लॉस फॉर द कंज्यूमर्स, या जो कंज्यूमर्स को लॉस पहुंचाता हो, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करना मकसद था एमआरटीपी एक्ट का। नेक्स्ट, एन अमेंडमेंट वाज मेड इन हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ दैट द डॉटर ऑफ को पार्टनर ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली की, एक जॉइंट हिंदू फैमिली की जो डॉटर होगी को पार्टनर सेल बाय बर्थ बिकम ए को पार्टनर, वो जन्म से को पार्टनर बनेगी। व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज मेड, यह अमेंडमेंट कब किया गया? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी 2005 में। 2005 में इस एक्ट में बदलाव हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट में, और उसमें जो परिवार की बेटी थी उसको भी बराबर का हिस्सा परिवार में मिलना तय हुआ। नेक्स्ट, डैश सजेस्टेड दैट एन एप्रोप्रिएट बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इनमें से कौन वो थिंकर हैं जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक उचित बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच में? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत, उनमें से एक सिद्धांत है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसमें वो इनके बैलेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म डैश रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनमें से एक टर्म ऐसा है जो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेफर करता है विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स, जो संबंधित है रिसोर्सेज के कन्वर्जन से यूजफुल गुड्स में, रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में बदला जाता है, और टू मीन द ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द सिमिलर गुड्स, या इसका मतलब होता है कि जो सिमिलर गुड्स प्रोड्यूस करने वाली फर्म होती हैं उनके ग्रुप को लिए भी ये वर्ड यूज होता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इंडस्ट्री। सेम टाइप की गुड्स जो फर्म्स यूज करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, उसको इंडस्ट्री बोला जाता है। जैसे सभी शुगर फर्म जो होंगी प्रोड्यूसिंग, उनको शुगर इंडस्ट्री कहा जाएगा। या ये यूजफुल रिसोर्सेज को यूजफुल गुड्स में बदलते हैं, इंडस्ट्री ये काम भी करती है। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द मार्केटिंग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मार्केटिंग के संदर्भ में सही नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एडवर्टाइजिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड होता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, वो प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में मदद करता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है मार्केटिंग के बारे में। नेक्स्ट, द साइनिंग ऑफ विच एग्रीमेंट एंडेड 7 years नेगोशिएशन। इनमें से कौन से एग्रीमेंट पे साइन होने से 7 ईयर के नेगोशिएशन बंद हुए? इन क्रिएटेड द न्यू डब्ल्यूटीओ, और एक नई संस्था डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है, हालांकि जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का नाम तो मराकस एग्रीमेंट था, लेकिन जो रिलेटेड एक मीनिंग इसमें से बन जाता है वो है ऑप्शन सी, गेट। गेट के कई राउंड्स चल रहे थे, तो जो लास्ट का अंतिम राउंड था उरुग्वे राउंड 1994 तक चला, 7 years तक चला, और मराकस में एक एग्रीमेंट हुआ, इसलिए मराकस एग्रीमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है, और उसके तहत ये तय हुआ कि अब गेट की जगह एक नई संस्था बनेगी डब्ल्यूटीओ। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मैचेस द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को मैच करता है? इसको, प्रोड्यूस व्हाट कंज्यूमर नीड्स, वह प्रोड्यूस करो जिसकी कंज्यूमर को नीड है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि वो चीज बनाओ जिसकी कंज्यूमर को नीड हो, उसकी नीड सेटिस्फाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, डैश इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन द मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इनमें से मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी की जो हाईएस्ट लेवल नीड है मोटिवेशन की, इनमें से वो कौन सी है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नेक्स्ट, डैश इज द गाइडलाइन फॉर डिसीजन एंड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा एक गाइडलाइन के तौर पे काम करता है जो डिसीजन या एक्शन में मदद करता है सबऑर्डिनेट्स की, जिससे वो डिजायर्ड गोल्स को अवेलेबल रिसोर्सेज से अचीव कर सकें?
तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी यह काम करती है। नेक्स्ट, डैश इज द टेक्निक्स यूज्ड। इनमें से यह एक टेक्निक है जिसका यूज होता है टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। कोई फर्म अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट, उसके वॉल्यूम और उसके प्रॉफिट के रिलेशन को रीड करने में मदद करती है। इनमें से कौन सी टेक्निक? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मदद करता है, सीवीपी एनालिसिस भी इसलिए इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इनमें से कौन सा एक बेस नहीं है साइकोलॉजिकल टेस्ट के क्लासिफिकेशन का? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कैंडिडेट सोशल बैकग्राउंड। सोशल बैकग्राउंड के आधार पे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्लासिफाई नहीं कर सकते। बाकी डिफिकल्टी लेवल के आधार पे, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंसीडर सम इंपोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसीज को कंसीडर करें, मार्क द करेक्ट वन, और सही को करेक्ट करें। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये बताना है कि इन तीनों में से कितनी या कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी है, यह है इसमें जवाब देना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। ये तीनों ही इकोनॉमिक पॉलिसीज का पार्ट है। जो भी पॉलिसी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है किसी तरीके से, वो सब इकोनॉमिक पॉलिसीज कहलाती हैं। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन एवरेज इन ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन इज कॉल्ड। यह एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है। जब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में से चेक करें, जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, एम्पायरिकल रिलेशनशिप। जो ऑब्जर्व्ड चीजें होती हैं, जिनको हम ऑब्जर्व करके कोई चीजें निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उनको एम्पायरिकल रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनमें से कौन सी इलास्टिसिटी डिमांड की मेजर करती है? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड टू चेंजेस इन प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से बेची गई क्वांटिटी में जो परिवर्तन आ सकता है उसको मेजर करने के लिए कौन सी इलास्टिसिटी यूज होती है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, क्योंकि प्राइस की वजह से जो चेंज आता है। नेक्स्ट, Who coined the principle of science not rule of thumb? Science not rule of thumb, ये कौन विद्वान थे, थिंकर थे, जिन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया, इसका निर्माण किया? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, FW टेलर। नेक्स्ट, इन एक्सटर्नल अप्रोच टू एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनाइजेशन। एक एक्सटर्नल अप्रोच की बात हो रही है जिसमें एक्सपेंशन होता है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस वो कंबाइन हो जाते हैं टुगेदर आपस में एक नई लार्जर कंपनी बनाने के लिए, विद म्यूचुअल कंसेंट, आपसी सहमति से, इन कॉमन गोल्स, और कॉमन गोल्स के साथ। दिस अप्रोच इज डिफाइंड एज, इसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मर्जर। इसको मर्जर कहा जाता है। नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ फंक्शंस और स्टेप्स। फंक्शंस या स्टेप्स की एक सीरीज होती है जो परफॉर्म की जाती है टू अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसको क्या कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, प्रोसीजर। प्रोसीजर होता है सेट ऑफ स्टेप्स। नेक्स्ट, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। इनमें से कौन सा मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली में सेलर एक ही होता है, इसलिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी तीनों मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट, इन कैश क्रेडिट अरेंजमेंट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन। कैश क्रेडिट अरेंजमेंट में जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे चार्ज होता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, अमाउंट विड्रॉन। कैश क्रेडिट का अगर अरेंजमेंट है हमारा किसी बैंक से, तो जितना हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे एक्चुअल में केवल उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड के
डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, गिवन ये जो डिटर्मिनेंट्स कुछ दिए हैं, इनमें से पहचान करनी है कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं एक प्रोडक्ट की डिमांड को। इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर्स। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 1 2 3 4। ये सभी के सभी कंज्यूमर की डिमांड को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ऑटोमोबाइल मार्केट? ऑटोमोबाइल मार्केट पे क्या प्रभाव होगा इफ द प्राइसेस ऑफ गैसोलीन राइजेज? अगर गैसोलीन के प्राइस राइज होते हैं तो इनमें से कौन सा इफेक्ट हो सकता है ऑटोमोबाइल मार्केट पे, यह बताना है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, इनको रीड कर लें, और फिर दो ऑप्शन यहाँ दिए हैं, इनको रीड करें, पॉज करके चारों को आराम से देख लें, देख के कौन सा इनमें से सही जवाब है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, स्मॉलर एंड मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स बिकम मोर अट्रैक्टिव रिलेटिव टू बिग कार्स। जब गैसोलीन के प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ेंगे, डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लोग बिग कार्स की बजाय स्मॉलर और मोर फ्यूल एफिशिएंट कार को पसंद करेंगे। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इनमें से किसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है? गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन बी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। नेक्स्ट, which of the following parties is not one of them who are interested in financial analysis of a company? इनमें से कौन से पार्टीज, इनमें से कौन सी पार्टीज इज नॉट वन ऑफ देम, एक उनमें से नहीं है जो इंटरेस्टेड है फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ कंपनी? कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस में कई पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं, कौन सी ऐसा है जो पार्टी नहीं है उसमें? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है ऑप्शन ए, डेटर्स। डेटर्स अपना सामान परचेज करते हैं, उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। एक संस्था के फाइनेंशियल एनालिसिस में जो डायरेक्ट इंटरेस्ट रखती हैं वो ये पार्टीज होती हैं, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, which of the following technique of scientific management is defined in the statement management should find one best way to perform a task? यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है कि मैनेजमेंट को फाइंड करना चाहिए एक सर्वोत्तम तरीका किसी काम को करने का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक को डिफाइन करती है, यह पहचान करनी है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इसीलिए की जाती है कि बेस्ट मेथड, बेस्ट तरीका हमें काम करने का पता चले। नेक्स्ट, प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू मूव इन डैश डायरेक्शन इन इलास्टिक डिमांड? इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस और टोटल रेवेन्यू किस डायरेक्शन में चलते हैं? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है तो अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ने से उसका जो टोटल रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव मीडियम फॉर आउटरीचिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू हाउसवाइफ्स इन रूरल एरियाज? सबसे प्रभावी माध्यम इनमें से हाउसवाइफ्स तक इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की पहुंचाने के लिए रूरल एरियाज में कौन सा है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, रेडियो एंड टेलीविजन। ये दूर दराज तक पहुंचते हैं लोगों के पास। नेक्स्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज अर्न्ड? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कौन सी सिचुएशन में अर्न किए जा सकते हैं, कमाए जा सकते हैं? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन डी, व्हेन प्राइसेस आर हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर जब प्राइसेस होते हैं तो हमें प्रॉफिट अर्न होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट, which of the following items is not exempted from GST? इनमें से कौन सा आइटम जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं है, छूट नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, फार्मास्यूटिकल आइटम्स। फार्मास्यूटिकल आइटम्स पे जीएसटी लगता है, बाकी इन पे जीएसटी नहीं लगता है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेबी स्टैंड्स फॉर? सेबी की फुल फॉर्म क्या है, यही बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंजेज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक का परचेज करना और स्टॉक की इन्वेंट्री में परिवर्तन होना हैव डिक्रीज्ड फ्रॉम 80% टू 65% इन ए कंपनी। एक कंपनी में ये किसी समय अवधि में 80% से घटकर 65% रह गए। मान लो प्रीवियस ईयर में जो स्टॉक का परचेज और स्टॉक का चेंज, दरअसल ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकल के आ जाता है ऐसा करने से, रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट।
जो उनमें चेंज हुआ है, इन्वेंट्री में परिवर्तन हुआ है, और परचेज को अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके स्टॉक की कॉस्ट आ जाती है टोटल। ये पूछ रहे हैं कि वो कॉस्ट जो है वो पहले 80% से अब 65% हो गई, तो ये परसेंटेज किसके ऊपर होगा स्टॉक का? ये स्टॉक की कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो सेल्स पे होगा। जब नहीं बताया गया होता है तो जो आइटम्स होते हैं प्रॉफिट या लॉस के, उनकी परसेंटेज सेल्स पे ही मानी जाती है। नेक्स्ट है इंडिकेट विच फ्रॉम द फॉलोइंग रीजंस डज नॉट अफेक्ट सच फॉल इन ए बिजनेस। हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा इनमें से एक रीजन है, कौन सा एक ऐसा आइटम है जो रीजन नहीं है इस प्रभाव का, मतलब जिसकी वजह से ये फॉल नहीं होगा, ये परसेंटेज फॉल। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दरअसल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वजह से डिक्रीज नहीं होगा, बल्कि इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिक्रीज हो सकता है। बाकी इन सब की वजह से ये कॉस्ट जो होगी रॉ मटेरियल की, ये डिक्रीज हो सकती है। इस परसेंटेज की कॉस्ट डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि सेल पे परसेंटेज होती है। अगर सेल इंक्रीज हो जाए और इनकी कॉस्ट कीमत में कोई इंक्रीज ना हो, तो नेचुरली परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा इनका। या एफिशिएंट फंक्शनिंग होता है अगर परचेज का या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, तो भी परसेंटेज कम हो जाएगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ, एक प्राइवेट कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल इनमें आवश्यक तौर पे होनी चाहिए। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार शुरुआत में इनिशियली जो प्राइवेट कंपनी के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख बताई गई थी, लेकिन बाद में इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, परिवर्तन हुआ, और अब उसको समाप्त कर दिया गया है। प्रेजेंट में कोई ऐसी ऑथराइज्ड कैपिटल के लिए मिनिमम कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर्स आर ओनली डैश ऑफ द कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स कंपनी के केवल ये हो सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, क्रेडिटर्स। डिवेंचर होल्डर्स की जो सिचुएशन होती है वो एक क्रेडिटर्स की तरह होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अ करंट रेशियो ऑफ डैश इज सपोज टू बी एन आइडियल वन। अकाउंटिंग सिद्धांतों के मुताबिक एक करंट रेशियो अगर इनमें से यह होगा तो उसको आइडियल माना जाएगा। कौन सा सही जवाब है? गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 2:1। 2:1 का करंट रेशियो आइडियल रेशियो माना जाता है। नेक्स्ट, डैश इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू कैश इक्विवेलेंट्स एंड देयर आफ्टर बैक इनटू कैश। इनमें से कौन सा उस टाइम ड्यूरेशन को बताता है जिसमें कैश को कैश इक्विवेलेंट में या वापस कैश इक्विवेलेंट से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो इसका सही जवाब दिया है आंसर की में बोर्ड ने, वो माना है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग साइकिल। हालांकि ये ऑपरेटिंग साइकिल की ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं लग रही है, और इसके संदर्भ में बाकी भी इनमें से कोई सही है नहीं। तो ऑपरेटिंग साइकिल को इन्होंने सही माना है। ऑपरेटिंग साइकिल हालांकि होती है कि जब कैश कोई संस्था खर्च करना शुरू करती है और जब तक उस पे सारा सेल वेल होकर के सब कैश वापस आ जाता है, तब तक की साइकिल को ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ करंट एसेट जो कि 10 लाख है टू करंट लायबिलिटी जो कि 4 लाख है, वो 2.51 है। यानी कि किसी वर्तमान परिस्थिति में जब करंट एसेट 10 लाख है, करंट लायबिलिटी 4 लाख है, तो जो रेशियो है वो 2.5:1 है करंट रेशियो। अकाउंटेंट फर्म का इंटरेस्टेड है कि करंट रेशियो मेंटेन हो जाए 2:1 जो कि आइडियल रेशियो है, और इसके लिए वो चाहता है कि कुछ करंट एसेट वो उधार खरीद ले, क्रेडिट पे खरीद ले। तो व्हाट अमाउंट ऑफ करंट एसेट शुड बी एक्वायर्ड, करंट एसेट्स का कितना अमाउंट उसको खरीदना होगा ताकि ये रेशियो हो जाए। तो करंट एसेट खरीदने से, अगर उधार खरीदेंगे तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी और करंट एसेट भी बढ़ेगी। तो इनमें से कैलकुलेट करके देखें कौन सा सही बैठता है। तो सबसे साधारण तरीका तो ऐसे क्वेश्चंस में एमसीक्यूज में ये होता है कि आप इनको ऐड करके देखते रहें तो वो ऑरली पता चल जाएगा कि कहाँ पे वो 2:1 हो जा रहा है। जैसे आप ये करके देखेंगे यहीं से, एक तरफ से चाहे तो इधर से देखें चाहे इधर से देखें। अगर हम इधर से देखते हैं तो ये 4 में 2 लाख, क्योंकि उधार खरीदेंगे तो लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी 2 लाख से, एसेट भी बढ़ जाएंगे 2 लाख से, तो 4 और 2 6 लाख हो जाएगा, और ये 10 और 2 12 लाख हो जाएगा। तो ये तो यहीं पे हो गया 2:1। ऐसे ही सबको चेक करके आप देख सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन डी, ₹2 लाख। तो वैसे लेंदी प्रोसेस होती है कैलकुलेशन के लिए, उसको मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि हम कुछ बढ़ा दें तो ये हो जाएगा, है ना। तो बट ऐसे क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं होता है, डायरेक्ट हमें चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, इनमें से यह बताना है।
तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो, इसको क्विक रेशियो भी बोला जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स इज, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है पार्टनर्स के लिए वो इनमें से क्या है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में हालांकि जो बोर्ड ने आंसर दिया है अपना वो इसमें है 5.5, ये 5 दिया था शायद, लेकिन ये सारे ही रॉन्ग है, इनमें से कोई सा सही है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक्ट में कोई रेट ही डिफाइन नहीं किया गया है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए होता है 6%, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कोई नहीं है, तो सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग है। नेक्स्ट, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं जो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स को 2:1 में। फाइंड देयर सैक्रिफाइस और गेन ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका सैक्रिफाइस या गेन निकालना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से। इफ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, अगर वो प्रॉफिट्स को डिसाइड करते हैं कि अब वो इक्वली बांटेंगे, तो देखिए अभी तक वो बांटते थे 2:1 में, अब वो इक्वली बांटेंगे तो 1:1 बांटेंगे। तो किसी एक का निकाल लो, क्योंकि दो ही पार्टनर्स हैं, उसी से ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये जो है पहले इनको मिलता था 2/3 और अब इनको मिलेगा 1/2। तो बस इसका रेशियो कैलकुलेट कर लें कितना आता है, इसका मतलब ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर इसका 6 आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इसका 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये 1/6 आ गया। तो 1/6 एक पार्टनर, दूसरे का भी इतना ही आएगा, एक सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा गेन करेगा। तो सेक्रीफाइस वो करेगा जिसका कम हो गया है, तो कम इसका हो गया है, ए का दिख रहा है हमें, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, बी गेन कर रहा है 1/6। नेक्स्ट, which of the following is the correct provision for interest of partners loan in absence of partnership deed? पार्टनरशिप डीड ना होने की दशा में इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप लोन के मामले में इनमें से कौन सा प्रोविजन करेक्ट है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इवन इफ देयर इज ए लॉस, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, डजंट मैटर। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डीड में कुछ नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड करता है कि 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पे। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज कॉइन्ड बाय, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट देने वाले इनमें से कौन से थिंकर हैं, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, उस स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, उसकी पहचान करनी है जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो गिवन ऑप्शंस में जो सटीक सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कंपनी। कंपनी के मामले में ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच मैक्रो एनवायरमेंट, इनमें से कौन से मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत मार्केटिंग मैनेजर हैज टू स्टडी द फॉलोइंग ट्रेंड्स, मार्केटिंग मैनेजर को स्टडी करना पड़ेगा ये ट्रेंड। सबसे पहला ट्रेंड इन ग्रॉस नेशनल प्रॉफिट इन रियल इनकम ग्रोथ, और दूसरा है पैटर्न ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर का इनमें से चयन करना है, यानी कि कौन से मैक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये चीजें स्टडी होती हैं, बस ये बताना है। तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ये हिस्सा है। नेक्स्ट, the dash plays a vital role to make available all goods and services produced in the market for the consumers according to their needs and demands, इनमें से कौन सा ऐसा एक पार्टी है जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है गुड्स को अवेलेबल कराने में, गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूमर्स को उनकी नीड और डिमांड के मुताबिक। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जितने भी होते हैं उन सबका यही रोल रहता है। नेक्स्ट, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए कॉमन लॉगरिथम इज कॉल्ड, कॉमन लॉगरिथम के केस में जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसका लॉगरिथम का, वो क्या कहलाता है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, कैरेक्टरिस्टिक। लॉगरिथम जैसे बनता है, मान लो किसी चीज का हम लॉग निकालते हैं और वो आ जाता है 2.123 कुछ भी आ जाता है, तो ये जो पहले वाला पार्ट है इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं और इसको कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है।
जो बाद वाला पार्ट है, डेसिमल पार्ट जिसको बोलते हैं, पॉइंट के बाद जो रहता है, इसको बोला जाता है मेंटिशा, बाद वाले पार्ट को, पहले को कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल बराबर, वर्किंग कैपिटल बराबर होगा किसके? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल होता है। नेक्स्ट, who said that goodwill is nothing more than the probability that the old customers will resort to old place? ये किसकी डेफिनेशन है, यह बताना है। गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड एल्डन की ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन इज द साइलेंट फीचर ऑफ, ये सैलिएंट है दरअसल, सैलिएंट फीचर, ये स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। परपेचुअल सक्सेशन इनमें से फीचर है किसकी? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है परपेचुअल सक्सेशन, हिंदी में इसको कहा जाता है शाश्वत उत्तराधिकार। नेक्स्ट, इन विच ईयर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड? कौन से वर्ष में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन फॉर्म हुआ? गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, 1952 में। नेक्स्ट, इन सर्विस एजुकेशन इज इंपोर्टेंट फॉर ए कॉमर्स टीचर, एक कॉमर्स टीचर के लिए इन सर्विस एजुकेशन महत्वपूर्ण है। स्टेट विच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रेलिवेंट नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सी, टू ब्रिंग डेबिलिटी इन टीचिंग, टीचिंग में डेबिलिटी के लिए लाने के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये महत्वपूर्ण होता है इन सर्विस एजुकेशन टीचर्स को क्यों दी जाती है। एजुकेशन क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए इन सर्विस एजुकेशन उनको यानी कि ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए सर्विस के दौरान, ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होती है, अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज होता है। नेक्स्ट है विच इज फ्रॉम द गिवन बिलो नॉट द लिमिटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सा लीनियर प्रोग्रामिंग का लिमिटेशन नहीं है, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इमीडिएट नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, ये इसका लिमिटेशन नहीं है, बाकी तीनों इसके लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग टू द कॉमर्स स्टूडेंट्स फॉर देयर कंप्लीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सर्वोत्तम मेथड कौन सा है कॉमर्स स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए ताकि कंप्लीट ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिले? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बोथ एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव मेथड, एनालिटिकल और कंपैरेटिव मेथड दोनों ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, डैश इज नोन एज मदर ऑफ कॉमर्स, इनमें से किसको मदर ऑफ कॉमर्स कहा जाता है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, इकोनॉमिक्स को कहा जाता है मदर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनमें ही कॉमर्स शामिल होता है, कॉमर्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बाद ही आता है। नेक्स्ट, which is not the main purpose of teaching accounting is, अकाउंटिंग टीचिंग का मेन पर्पज इनमें से कौन सा नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, इट एम्स टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंजीनियरिंग, तो ये हो ही नहीं सकता है, बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो अकाउंटिंग की टीचिंग के मकसद होते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टडी ऑफ कॉमर्स मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, कॉमर्स की स्टडी की वैल्यू डिवाइड हो सकती है इन कैटेगरीज में, सोशल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो तीनों वैल्यूज को माइंड में रखिए और तब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहां से सही जवाब का चयन करना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, 1 2 3, तीनों ही कॉमर्स की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉमर्स टीचर्स, इनमें से कौन सा कॉमर्स टीचर्स के द्वारा प्रॉब्लम फेस नहीं किया जाता है, यह बताना है। बाकी तीनों प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती है कॉमर्स टीचर को। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन है, लो स्टूडेंट हाई टीचर रेशियो, कम स्टूडेंट हो और टीचर बहुत ज्यादा हो, तो ऐसी समस्या तो है नहीं, टीचर ही कम होते हैं। बाकी इल इक्विप्ड टीचर्स, इक्विपमेंट्स की कमी होना, लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर का कमी होना, इनएडिक्वेट टीचिंग एड्स की कमी रहना, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कॉमर्स टीचर को जो फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एनएफसी 2015 द रोल ऑफ कॉमर्स टीचर हैज टू बी, ये एनसीएफ 2005 होना चाहिए, शायद एनसीएफ 2005 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू
NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द रोल ऑफ कॉमर्स टीचर हैज टू बी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, गाइडिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज ऑफ कॉमर्स टीचर, इनमें से कौन सी क्वालिटीज हैं कॉमर्स टीचर की? साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर और प्रोफेशनली ट्रेंड, कौन सा सही कोड है उसकी पहचान करनी है। सही जवाब है ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2, दोनों ही कॉमर्स टीचर की क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टेट विच स्टेटमेंट इज नॉट मैच विद द क्वालिटी ऑफ गुड कॉमर्स टीचर, इनमें से पहचान करना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कॉमर्स टीचर की क्वालिटी को, गुड कॉमर्स टीचर की क्वालिटी को मैच नहीं करता है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ टीचर डज नॉट मैटर टू बी ए गुड टीचर। तो नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस भी रोल प्ले करती है, बाकी तीनों गुड कॉमर्स टीचर की क्वालिटी को बताती हैं। नेक्स्ट, कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज नॉट विद डैश सब्जेक्ट, कॉमर्स और अकाउंटेंसी का कोरिलेशन इनमें से कौन से सब्जेक्ट के साथ नहीं है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, हिस्ट्री। हिस्ट्री के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बाकी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स के साथ इसका रिलेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेलेवेंट बिहेवियर ऑफ कॉमर्स टीचर, इनमें से कौन सा कॉमर्स टीचर का एक इररेलेवेंट बिहेवियर है? गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट फ्रेजेस। इनएप्रोप्रिएट फ्रेज करना किसी भी टीचर का कोई बिहेवियर नहीं हो सकता है अच्छा, ये इररेलेवेंट कहा जाएगा, बाकी तीनों रेलेवेंट बिहेवियर में आते हैं। नेक्स्ट, करिकुलम इंक्लूड्स, करिकुलम इंक्लूड करता है किस किस को, करिकुलम में क्या क्या शामिल होता है यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलम में करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों ही शामिल होती हैं। Next, commerce is a term that embraces all those functions involved in making, buying, selling, transport of goods and services. Who defined this? ये किसकी डेफिनेशन है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर एवलिन थॉमस। नेक्स्ट, कॉमर्स टीचर मस्ट फॉर्म वन डैश which should contain book on commercial topics, trade periodicals and government periodicals. कॉमर्स टीचर को इनमें से यह एक बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, जिसमें बुक हो कॉमर्शियल टॉपिक्स की, ट्रेड पीरियडिकल्स हो और गवर्नमेंट पीरियडिकल्स हो। तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है यह बताना है। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉमर्स लाइब्रेरी। नेक्स्ट, विच इक्विपमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मार्ट क्लासरूम, इनमें से कौन सा इक्विपमेंट स्मार्ट क्लासरूम का पार्ट नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, बोर्ड एंड चॉक। ये ट्रेडिशनल क्लासरूम का पार्ट है, बाकी तीनों ही स्मार्ट क्लासरूम के पार्ट हैं। नेक्स्ट, डैश इज एन असेंबल्ड ग्रुप ऑफ 10 to 25 पर्सन्स हु शेयर ए कॉमन इंटरेस्ट और प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा वो असेंबल्ड ग्रुप है जिसमें 10 से 25 पर्सन हो सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट या प्रॉब्लम के शेयर करने के लिए? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, वर्कशॉप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, स्कूल बैंक इज वेरी यूजफुल एक्टिविटी इन द स्कूल बिकॉज, स्कूल बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है एक स्कूल में, क्योंकि? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल आइडिया इन बैंकिंग सब्जेक्ट। ये बैंकिंग का एक प्रैक्टिकल आइडिया देता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट, द ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग की ड्यूरेशन क्या हो सकती है? तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 to 10 मिनट्स। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। आप अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कितने आपके क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं।